ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां स्पोर्ट स्टेडियम में जिला स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ। डीएम ने खिलाड़ियों का बढ़ाया उत्साह। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां वायरल वीडियो प्रकरण में चकबंदी लेखपाल ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र, बहाली की मांग की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलिया के हनुमानगंज स्थित आरटीओ ऑफिस को लेकर आरोप लगाए गए हैं कि वहां अवैध वसूली का माहौल है और बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि सरकारी व्यवस्था में कर्मचारियों की जगह प्राइवेट दलाल काम काज संभाल रहे हैं और वायरल वीडियो व तस्वीरों में इस तरह की स्थिति दिखाई देने की बात कही जा रही है। आरोपों के अनुसार दफ्तर में दलालों का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि प्रशासनिक आदेशों का भी असर नहीं दिखता और पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और कार्यवाही न होने पर भी सवाल खड़े किए गए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय जूनियर वर्ग बालक एवं बालिका एथलेटिक्स एवं हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेल भावना के साथ भाग लेने की अपील की तथा हैंडबॉल खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनकी तैयारियों की जानकारी लेते हुए बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं खेल अधिकारियों ने खेल भावना, अनुशासन और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ ली। जिलाधिकारी द्वारा खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को टी शर्ट वितरित की गई, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ा। प्रतियोगिता के दौरान रिले रेस सहित एथलेटिक्स स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल शारीरिक विकास के साथ अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को मजबूत करते हैं तथा जनपद के खिलाड़ियों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव सहयोग देगा। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बरेली में कैनविस कंपनी से ठगे गए निवेशकों और उनके परिवारों ने आरोप लगाया है कि बार बार शांतिपूर्ण धरना और ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने 1 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन और प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में ये भी कहा है कि प्रदर्शन करने वालों को कुछ लोगों द्वारा झूठी एफआईआर, लीगल नोटिस और व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है और प्रदर्शन बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बरेली के निवासी हूँ। आज आप कलेक्ट्रेट पर आए हैं, क्या मामला है, क्या परेशानी लेके आए? सर, हम 1 तारीख को कैनविस के खिलाफ में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी करने के लिए उतरेंगे, क्योंकि हमारी प्रशासन से जो मांगे हुई हैं उस प्रकार कोई भी मांग पूरी नहीं हुई, बल्कि जो दोषी लोग हैं वो उल्टा हम लोगों पर कार्रवाई करने की पूरी क्या है, कौन से मामले में दोषी हैं, थोड़ा सा कैनविस खुल के बताइए। कैनविस का जो ठगी का मामला है वो प्रकरण है जिसमें कई लोग इसमें दोषी हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें 65-70 एफआईआर हुई है, उसमें कई लोग दोषी हैं। ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है और हमें जहां तक पता चल रही है कई लोगों की एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है अभी भी थाने में। जो लोग लिखवाने में चक्कर भाग रहे हैं, इधर उधर काट रहे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। हम यहाँ पर आए हैं, अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब को हमने ज्ञापन दिया इस चीज के बारे में, एक डीएम कार्यालय पे दिया, एक एसएसपी जी के यहाँ वहां पे भी दिया ये ज्ञापन। मगर हम ये चाहते हैं, हम ये ज्ञापन तो दे रहे हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरी जोर शोर से, हमारा उसमें पूर्ण सहयोग हो और मीडिया से भी हम दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इसको पूरी तरीके से दिखाया जाए और सभी लोगों की सच्चाई इसके सामने उजागर हो। कितनी एफआईआर हुई है, किन किन लोगों के नाम है और कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सर, इसमें लगभग 48 से 50 लोग शामिल हैं जो मुख्य लीडर हैं, जिसमें कन्हैया गुलाटी मुख्य है। उसके अलावा उनके जो मुख्य लीडर सहयोगी लोग हैं उनके करीब 48 से 50 लोग हैं, जो एक वीडियो में बताया गया वीडियो है उसकी, जिसमें 48 से 50 लोग सम्मिलित हैं। उसमें कहा भी गया है कई लोगों के द्वारा कि भाई 48-50 का जब हो जाएगा हिसाब किताब तो उसके बाद वो नीचे के लोगों को अपने आप देख लेंगे। और वो मैं टाइम आने पर वो भी चीज दिखाऊंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, और अभी मैं इसलिए पेश नहीं करता हूँ, वो शायद हो सकता है हाईकोर्ट में हम पेश करें। आप जबकि प्रशासन ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, घोषित कर दिया है सर, उसके बाद आप लोग और क्या कार्रवाई चाहते हैं? 800 करोड़ का ठगी का मामला केवल 25,000 रुपए की एक दिखावे के लिए अगर की गई है
तो इसको हम क्या माने। और अब जाके प्रशासन के 6 महीने से क्या कर रहा था, ये 1.5 साल से क्या कर रहा था, जब FIR तो 1.5 साल पहले से शुरू हो गई थी ना, प्रशासन को तब नहीं समझ में आया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको क्या लगता है प्रशासन कार्रवाई करना नहीं चाहता है या कोई और बात? सर ये तो प्रशासन ही बता सकता है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी ने नाजिया इलाही द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रियाजुल्ला अन्हा की शान में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में 25 जून को प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की। ये ज्ञापन मंडल प्रवक्ता एवं जिला महासचिव एडवोकेट अकीलुद्दीन के नेतृत्व में दिया गया, जिसमें AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट वसी अहमद, प्रदेश संगठन मंत्री मुख्तार अहमद, जिला अध्यक्ष अतीक करम इदरीसी और 122 विधानसभा फरीदपुर के प्रत्याशी दीपेश भारती सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जो बोलन में भी किस वजह से आए आप? मेरा नाम अकीलुद्दीन एडवोकेट है। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी का मंडल प्रवक्ता जिला महासचिव हूँ। आज हमारे आने की यहाँ वजह सबसे बड़ी है, नाजिया इलाही इल्मी द्वारा जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सरकार आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जो गलत टिप्पणियाँ बयान आए दिन करती हैं, कभी कुरान को लेके, कभी हदीस को लेके, कभी हमारे बुज़ुर्गों को लेके, तो हमारा मांग ये है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी पत्रकार बंधु, छोटे और बड़े चैनल जितने भी हैं, विशेष रूप से मेरा ये आह्वान करता हूं कि आप सभी लोगों से कि ऐसे लोगों की मीडिया बिल्कुल भी प्रसारण ना करे जो किसी भी धर्म या समुदाय के मान सम्मान के खिलाफ जाती हो, जिससे समाज के अंदर रोष उत्पन्न होता हो। और भारत एक जमुना यमुना तहजीब वाला देश है, जिसमें जो है एक होकर ही हम सबको चलना है और एक साथ ही रहना है। धर्मनिरपेक्ष देश है ये हमारा, तो हम धर्मनिरपेक्ष की ही बात करते हैं। और हमारी मांग ये है FIR की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। मौजूदा सरकार से ये गुजारिश है कि जब सख्त से सख्त इसके लिए कार्रवाई की जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाजिया इलाही खान द्वारा पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब और उनकी बीवी हजरत आयशा सिद्दीकी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम समाज में भारी रोष देखा जा रहा है और इसी के तहत आज बहेड़ी तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव शादाब एसके ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे हजरत आयशा सिद्दीका नाजिया इलाही के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि नाजिया इलाही खान देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और अगर जल्द ही इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो ये आपसी सौहार्द के लिए खतरा बन सकती हैं। शादाब एसके ने कहा कि इसकी आपत्तिजनक बयानबाजी से देश और दुनिया भर के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर अमन पसंद शख्स को ठेस पहुंची है। साथ ही शादाब एसके ने कहा कि हिंदुस्तान में जल्द से जल्द ऐसा कानून बनाया जाए जिस कानून में किसी भी धर्म या उसके महानायकों के खिलाफ गुस्ताखी करने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि पिछले एक लंबे अरसे से एक नाजिया इलाही खान करके एक महिला है। अब वो महिला हैं कि पुरुष हैं कि बीच के हैं, समझ में नहीं आता। उसका चेहरा ही इतना गंदा अल्लाह ने बनाया है कि वो अक्सर कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़, कभी हमारी दरगाहों मस्जिदों के ख़िलाफ़ और कभी हमारे पैगंबर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखियाँ करती रहती है। इस बार उसने हमारे पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और हमारी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में नाज़ेब अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। उसी क्रम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज, क्योंकि मैं प्रदेश महासचिव हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो हम लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइंस के तहत ये कहा था कि कम लोग 10, 12, 15 लोग, इससे ज़्यादा लोग नहीं आए, आप अपना ज्ञापन उनके खिलाफ़ दे सकते हैं। तो हम उस गंदी औरत के ख़िलाफ़ ये ज्ञापन देने आए थे। हमने गुजारिश की है, यहाँ पर SDM साहिबा के माध्यम से हमने ये ज्ञापन माननीय राज्यपाल साहब को भेजा है और जिसमें हमने ये मांग की है कि चाहे किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी शख्स, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
किसी के भी खिलाफ, अगर किसी के महापुरुषों के खिलाफ, किसी के देवी देवताओं के खिलाफ या हमारे मस्जिद मदरसे पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी किसी भी तरह की गुस्ताखी करे तो एक कानून ऐसा बने कि उसको ऐसी सज़ा मिले कि नज़ीर बन जाए। ये हिंदुस्तान है, हमारी डाइवर्सिटी इसकी पहचान है। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ गंदे लोग, कुछ अमन के ख़िलाफ़ रहने वाले लोग अक्सर हिंदू मुसलमानों के बीच में इंतशार पैदा करते हैं। हमारी गुजारिश है हुकूमत से, हमारी गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से, हमारी गुजारिश है गृह मंत्री जी से कि ऐसा कानून बने कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो या किसी के भी धर्म के मानने वालों के खिलाफ जो भी गुस्ताखी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना करके सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। हम ये मांग के साथ आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर आई है अपना ज्ञापन देने के लिए। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र के भोपुरा तिराहे पर किसानों और भोपुरा के ग्रामीणों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वर्षों पहले उनकी लगभग 92 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके बदले 6% विकसित प्लॉट देने का वादा किया गया था, लेकिन वह आज तक पूरा नहीं हुआ। किसानों ने कहा कि बार बार आश्वासन के बाद उन्हें प्लॉट नहीं मिले और मामले को टाला जा रहा है, जबकि उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा तथा जीडीए प्रशासन से तत्काल वार्ता और लंबित मामलों के निस्तारण की मांग की गई है। सर, आप भोपरा जो किसान आंदोलन करे थे वहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ किसानों से आपकी बातें हुई, क्या कुछ उनकी मांगी थी? किसान भाइयों की मांग ये थी कि जो इस योजना के अंतर्गत जो भूमि का अधिग्रहण हुआ था उसके बदले में 6% विकसित टोकन दिए जाने थे। तो आप लोग उपाध्यक्ष महोदय से मिले थे, उपाध्यक्ष महोदय ने एक समिति का गठन भी किया था और समिति की बैठक भी हुई थी और कुछ स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। उसी के बारे में किसान भाइयों को अवगत करा दिया गया है और आगामी 30 तारीख को हम लोगों ने आपको ऑफिस बुलाया है, तो हम लोग आगे बात करेंगे। मैं अमित कसाना, जिला अध्यक्ष गाजियाबाद, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। आज जो हम यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं रोड पर तपती धूप में, इसलिए बैठे हुए हैं 2013 में भोपरा गांव की जमीन को अधिग्रहण किया गया था 1100 रुपये का मुआवजा तय किया गया था और जब भी समझौते के तौर पर 6% विकसित प्लॉट भी तय करे गए थे, जो कि किसान लगातार हर साल हर 6 महीने में 14 साल से लगातार किसान विकास प्राधिकरण जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी गई है। विकास प्राधिकरण के अधिकारी 15 महीने से सिर्फ यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम किसानों की जमीन ढूंढ रहे हैं, किसानों के अधिकार देंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ वो झूठे वादे दे रहे हैं, झूठे शब्दों में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी तक कोई भी धरती तला पे कोई काम नहीं किया गया है। मैं अधिकारियों को यही बताना चाहता हूं कि भोपरा गांव के किसान अब जागरूक हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के अभी तो कुछ लोग आए हैं यहाँ पे और मजबूती के साथ, यदि ये समस्या नहीं सुनी गई तो मजबूती के साथ बहुत ही बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये पहली मांग है हमारी भोपरा गांव की 6% प्लॉट जो विकसित, जो कि इन्होंने लिखित तौर पे दिए हुए हैं। 40 किसानों के डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा किए हुए हैं, जो कि जीडीए में बहुत ही सबूत के तौर पर किसानों के पास रखे हुए हैं। दूसरी मांग है किसानों के लिए बारात घर, जो कि वो भी लिखित तौर पर दिया गया हुआ है। तीसरी मांग है किसानों की जमीन ली गई है उसके लिए क्रीड़ा स्थल और जो गांव के लोगों के लिए खेलने का मैदान दिया जाए। मेरा नाम नवीन, क्या कुछ आपकी मांगे है? मेरा नाम नवीन कसाना है, मैं निज ग्रामवासी हूँ और ये जीडीए में 2013 में हमारे गांव की ज़मीन एक्वायर हुई थी, एक्विजिशन हुआ था और एक्विजिशन के टाइम पे हमसे जो प्रॉमिस करे गए थे वो 6% का डेवलप्ड प्लॉट, एक बारात घर और पूरे गांव का विकास, उसको लेके किसानों ने जीडीए पे विश्वास करके अपनी 92 एकड़ ज़मीन जीडीए को दे दी। जिस 92 एकड़ ज़मीन का 6% प्लॉट ये 25.5 बीघे बनता है। यह पहले दिन से जीडीए को ज्ञात था कि 25.5 बीघे का विकसित प्लॉट किसानों को देना है। उसके बावजूद भी कोयल इंक्लेव की सारी ज़मीन पूरी बिल्डरों को और बारात घर के नाम पे बांट दी गई
और आज हम जाते तो कहते हैं कि हमारे पास कोयल इंक्लेव में ज़मीन नहीं है। और इसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जो वीसी होके आते गए, चाहे उसमें कोई भी रहा हो। संतोष यादव जी के बाद में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछले 15 महीने से हम लगातार जीडीए के टच में हैं। जीडीए के सचिव नंदलाल जी और दूसरे जो वीसी नंदलाल जी और सचिव हैं प्रशांत मिश्रा, विवेक मिश्रा, उनसे भी आश्वासन मिलता रहा कि अब आपके लिए ज़मीन ढूंढ रहे हैं, अब आपके लिए प्लॉट मिलेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब हमारा सब्र का इम्तिहान टूटा और हम सड़क पे उतरे। मैं चाहता हूँ ये मेरा मैसेज योगी जी तक जाए कि योगी जी, आप गुड गवर्नेंस की बात करते हो और जीडीए इतना पुअर गवर्नेंस पे चलता है। आप ऐसे सिलेक्टेड अधिकारियों को भेजते हो उम्मीद के साथ में कि जीडीए में जाके किसानों की बात सुनेंगे और सुलझाएंगे। वो सुनना और सुलझाना तो दूर, और हमारे किसानों को गवार बता के अपने ऑफिसों के दरवाजों से बाहर निकाल देते हैं। अब आप देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है, आपकी छवि ऐसे अधिकारी धूमिल कर रहे हैं। इन अधिकारियों के कारण आज गांव में एक विद्रोह की लहर बन गई, और विद्रोह की लहर वो जीडीए के साथ साथ भाजपा सरकार के खिलाफ भी हो गई है। फिलहाल 6% का विकसित प्लॉट हमें चाहिए, और जीडीए का वो अधिकारी हमारे पास है हु हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमें नहीं चाहिए। जो अथॉरिटी वाला पर्सन है वो यहाँ पे आए और हमारी मांग करे। अब दिन से रात हो या रात से दिन हो, किसान नहीं हटेगा जब तक उसकी मांग न पूरी हो। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। ललितपुर के तालगांव क्षेत्र में तैनात चकबंदी लेखपाल योगेंद्र कुमार जैन का कथित रिश्वत लेन देन से जुड़ा वायरल वीडियो सामने आने के बाद मामला नया मोड़ ले चुका है, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपना पक्ष रखते हुए वीडियो को भ्रामक बताया। लेखपाल के अनुसार उन्होंने एक व्यक्ति से लगभग 300 रुपये की दाल खरीदी थी और भुगतान के लिए 500 रुपये दिए थे, जिसके बाद लौटाए गए 200 रुपये को ही गलत तरीके से रिश्वत के रूप में प्रस्तुत कर वायरल कर दिया गया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वीडियो उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने निलंबन या कार्यवाही पर पुनर्विचार कर बहाली की अपील भी की है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होने की बात कही गई है। नाम है आपका? योगेंद्र कुमार जैन, चकबंदी लेखपाल। क्या मामला लेकर आए थे? ये रचपाल जी ने जो वीडियो वायरल की है वो पूरी झूठी, भ्रामक और ब्लैकमेलिंग करने के लिए की है। मैं डीएम साहब के आदेश से ये तालगांव में बिना श्रीमान बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के 5C के परमिशन के मकान निर्माण कर रहा था, जिसकी विपक्षी पार्टियों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष शिकायत की। तो वहाँ उनके आदेश से मैं और सहायक चकबंदी अधिकारी जी और सारे चकबंदी की टीम गई थी मौके पर निरीक्षण के लिए। वहाँ पर श्रीमान सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा इन्हें मकान बनाने से रोका गया। इससे क्षुब्ध होकर ये दूसरे दिन कार्यालय आया तथा ये रचपाल सिंह और इसके भाई ने कार्यालय में आकर मुझसे गाली गलौज की और कहा कि मेरा मकान नहीं बनने दोगे तो मैं तुम्हें झूठे मुकदमों में फंसा दूंगा तथा तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। जो आप पैसे ले रहे थे वो किस चीज़ के पैसे ले रहे थे? और ये वीडियो लगभग 15 दिन पुरानी है। मैंने इसके द्वारा दाल मंगाई थी, तो जिसके मैंने इसको 300 रुपये देने थे, तो मैंने इसको 500 का नोट दिया था, जो बाकी के 200 रुपये लौटा रहा था। किस चीज़ की दाल मंगाई थी आपने? मैंने उड़द की दाल मंगाई थी। कह रहा था ये हमारे यहाँ बहुत अच्छी दाल होती है, तो मैंने कहा ले आना। कब मंगाई थी आपने? ये लगभग 15 दिन पहले की बात है। डीएम साहब के पास आए हैं, क्या कहा है उन्होंने? डीएम साहब से मैंने अपनी बात कही तो डीएम साहब ने कहा मैं आपका पूरी जांच कराऊंगा, आपके साथ निष्पक्ष होगा, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।